नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जी के ड्राइवर में। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को ओपन कर ही दिया है तो मेरा निवेदन है कि केवल एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि जिस करंट अफेयर की तलाश में आप कई सारे मैगजीन को पढ़ते हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखते हो, लेकिन फिर भी आपसे एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपके किसी भी एग्जामिनेशन का कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीकली करंट अफेयर की ये क्लास आप हर संडे को पाते हैं, सुबह 6 से 7 बजे के बीच में आप पा जाते हैं और एक सप्ताह आपको करंट अफेयर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस केवल एक बार आप मेरा ये 10-15 मिनट का वीडियो जरूर देख लिया करिए। आज के प्रमुख टॉपिक जो मैंने चुना है उसमें है युवा आध्यात्मिक सम्मेलन, आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट, सल्फर डाइऑक्साइड, सरिस्का टाइगर रिजर्व, बायो ईएमयू फास्ट और फोटोनिक राडार, डिजिटल नोमाड गांव। ये 4-5 टॉपिक हैं, 5-6 टॉपिक होंगे। मैंने इन सब से क्वेश्चन बनाया है, लेकिन जो टॉप 5 टॉपिक इसमें सिलेक्ट किए गए हैं वो अपने आप में बेहतरीन हैं। क्वेश्चन वहां से आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए चलता हूं अपने टॉपिक पर, अपने क्वेश्चन पर, और आप लोग इस वीडियो में बने रहें। एक बार पूरा वीडियो जरूर देखें, आपसे निवेदन है। चलिए शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में युवा आध्यात्मिक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य युवाओं में नशा मुक्त भारत अभियान को बढ़ावा देना था। तो सबसे पहले तो बात ये कि जो युवा आध्यात्मिक सम्मेलन है उसका उद्देश्य क्या था? युवाओं में नशा मुक्त, मतलब उनको नशा मुक्त बनाना था, ठीक है ना। अब ये कहां आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है बनारस, यानी कि वाराणसी। ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में इसकी थीम दी हुई है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, अर्थात नशा मुक्त युवा विकसित भारत का आधार। यानी कि जो देश की संकल्पना है, जो हमारे राष्ट्र की समय संकल्पना है विकसित भारत की, उसका आधार क्या है? नशा मुक्त युवा। इसका आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी के गंगा घाट की पवित्र भूमि में, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है ना। और इसमें 500 से अधिक युवा प्रतिनिधियों के साथ 100 आध्यात्मिक जो है और सामाजिक संस्थाएं इसमें शामिल रही। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस आतंकी संगठन को विदेशी और वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया है? ऑप्शन है लश्कर ए तैयबा, बी ऑप्शन द रेजिस्टेंस फ्रंट, सी ऑप्शन जैश ए मोहम्मद और डी ऑप्शन हिजबुल मुजाहिदीन। तो इसका ऑप्शन सही है बी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ऑप्शन की व्याख्या देखते हैं। तो उत्तर आपका क्या है? द रेजिस्टेंस फ्रंट। व्याख्या, अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। यह संगठन पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक नया चेहरा है। किसका नया चेहरा है? लश्कर ए तैयबा का, जो भारत में विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत सरकार ने भी टीआरएफ को यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत आतंकी संगठन घोषित किया है। टीआरएफ का गठन 2019 के बाद हुआ ताकि अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचते हुए भारत में आतंक को फैलाया जा सके। अमेरिका द्वारा टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करना भारत अमेरिका के आतंकवाद विरोधी सहयोग की दिशा में अहम कदम है, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लेटेस्ट था तो मैंने इसको बनाया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट है। डिजिटल नोमाड गांव की संकल्पना का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? तो ये है ग्रामीण क्षेत्रों में वर्क फ्रॉम होम सुविधा को विकसित करना। क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में वर्क फ्रॉम होम सुविधा को विकसित करना। चलिए आगे देखते हैं। सही उत्तर क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में वर्क फ्रॉम होम सुविधा को विकसित करना। जुलाई 2025 में सिक्किम सरकार ने याकतेन गांव, याद रखिएगा गांव का नाम क्या है? याकतेन गांव, पक्योंग जिला में भारत का पहला डिजिटल नोमाड गांव घोषित किया है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक वातावरण में डिजिटल वर्क स्पेस की सुविधाएं विकसित करना है ताकि डिजिटल पेशेवर जैसे आईटी, फ्रीलांसर, यूट्यूबर आदि ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर भी कार्य कर सके। यह योजना नोमाड सिक्किम पहल के अंतर्गत शुरू की गई है।
जिससे पर्यटन, डिजिटल रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। याद रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, डीआरडीओ द्वारा विकसित फोटोनिक रडार का मुख्य उपयोग किसमें है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। स्टील्थ ड्रोन और विमानों की पहचान बिना इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के, बिना इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के समुद्री तूफानों की पूर्व चेतावनी नहीं है ये भैया, मैंने पेपर पढ़ा है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन सी क्या है आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं, उत्तर की व्याख्या देखिए। स्टील्थ ड्रोन और विमानों की पहचान बिना इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के। फोटोनिक राडार एक अत्याधुनिक राडार प्रणाली है जिसे डीआरडीओ ने भारत में विकसित किया है। यह परंपरागत राडार सिस्टम से कई गुना अधिक सक्षम है क्योंकि यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ के स्थान पर प्रकाश का उपयोग करता है, यानी कि फोटॉन्स का उपयोग करता है। इसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से अप्रभावित रहता है, जो सामान्य राडार की बड़ी कमजोरी होती है। भैया जैमिंग हो जाता है उसमें तो वो रुक जाता है, जो है कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन ये स्टील्थ जो है राडार से बचने वाले जो विमान है, स्टील्थ विमान होते हैं जो जो राडार से बचने में सक्षम होते हैं, ठीक है ना। जो ड्रोन होते हैं फाइटर जेट की तरह, जो क्या है उनकी बहुत ही अच्छी तरीका से सटीक पहचान करने में यह जो राडार बहुत उपयोगी है, ठीक है ना। यह तकनीक मिलीमीटर वेव और टेरेहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कार्य करती है, जिससे इसकी रिवॉल्यूशन बहुत अधिक यानी लगभग 1.3 सेमी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आप एक बार फिर से इसकी व्याख्या पढ़ लेना और जो है क्वेश्चन अपने किसी नोट्स में जरूर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहा बायो ईएमयू फर्स्ट क्या है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया? तो पहले याद रखना इसे किसने लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। अब इसका जो उत्तर है वो क्या है भैया? एक कृषि केंद्रित एआई मॉडल जो मृदा संरचना का विश्लेषण करता है, ये गलत है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो मानव प्रोटीन के व्यवहार का उच्च सटीकता से अनुकरण करता है, ये सही है हमें लगता है जहां तक। चलिए आगे देखते हैं। एक डिजिटल हेल्थ पोर्टल जो टीकाकरण, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और जीन संपादन का उपकरण जिसे माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के लिए डिजाइन किया गया, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन बी सही होना चाहिए जी, बिल्कुल सही है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो मानव प्रोटीन के व्यवहार की का उच्च सटीकता से अनुकरण करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं केवल उन्हीं टॉपिक को शामिल करता हूं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मैं आलतू फालतू का काम बिल्कुल नहीं करता हूं, ठीक है ना। तो बायो ईएमयू यानी कि बायो मॉलिक्यूलर इम्यूलेटर फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक एआई समर्थित बायोमॉलिक्यूलर एमुलेटर है। इसका प्राथमिक उद्देश्य मानव प्रोटीन की संरचना और उसकी गति को अनुकरणीय स्तर पर समझना और पुनः निर्माण करना। प्रमुख विशेषता इसमें क्या है? यह मॉडल प्रोटीन जटिलताओं को समझने में सक्षम है। बायो ईएमयू एक उन बायोकेमिकल प्रक्रियाओं का अनुकरण करता है जिन्हें पारंपरिक सॉफ्टवेयर घंटों में करता है। अरे बाप, वह अब यह मिनटों या सेकंडों में कर सकता है। यह मॉडल सिंगल जीपीयू पर हजारों संभावित प्रोटीन संरचनाएं उत्पन्न कर सकता है। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बनाया है, हाल ही समाचारों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आप लोग जानते हैं, राजस्थान। आगे देखते हैं इसमें क्या मामला है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। या अरावली पर्वतमाला, याद रखिएगा किस पर्वतमाला, अरावली मिला दीजिएगा, घाटियों और वनों में फैला हुआ है। भौगोलिक विशेषताएं इसकी क्या है? रिजर्व की औसत ऊंचाई 400 से 700 मीटर पर नदियां इसमें साहिबी जो यमुना की सहायक नदी है और इसकी सहायक, ये कुछ गलती लगता है भैया, यहां पर कुछ गलती है साहिबी वाला, एक बार आप लोग मैच करा लीजिएगा, ठीक। चलिए, धाराएं आसपास की पर्वतीय चोटियां क्या है? काली खोली, बाल किला पहाड़ियां, पांडुपोल क्षेत्र। यह क्षेत्र खेरथल तिजारा पठार से भी जुड़ा हुआ है। पर्यावरणीय महत्व इसका क्या है? सरिस्का को 1978 के में टाइगर प्रोजेक्ट जो था आपका, प्रोजेक्ट टाइगर था, के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ पाए जाते हैं क्या क्या? बंगाल टाइगर, तेंदुआ, नीलगाय, सांभर, जंगली सुअर आदि।
यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व था जहां बाघों को दूसरे अभयारण्यों से पुनः बसाया गया। ठीक है ना। हालिया विवाद क्या हुआ, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने इसकी सीमा में बदलाव की अनुमति दे दी। अच्छा हुआ क्या, क्योंकि 50 से अधिक खनन परियोजनाओं को वैध बनाना था। अच्छा अब खनन होने लगा तो ये पूर्व में बैन था कि इसकी सीमाओं के अंदर यहाँ जो खनन नहीं हो सकता, तो सीमाओं को बदल दिया गया। अब वहाँ अवैध खनन होगा। अवैध खनन होगा भैया तो जानते हैं क्या होगा, प्राकृतिक आवास नष्ट होंगे, और प्राकृतिक आवास नष्ट होंगे तो फिर एक बहुत बड़ा डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो इस कदम की NSCEG नेशनल अलायंस ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनवायरमेंट जस्टिस ने कड़ी आलोचना की है। इसे बाघों के प्राकृतिक वास स्थल को खतरे में डालने वाला निर्णय कहा गया। अब जो भी चीजें हैं, लेकिन सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है चर्चा में था, तो क्वेश्चन बना। अगला चलते आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत में सल्फर डाइऑक्साइड के कुल उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम रिफाइनरियां, इस्पात उद्योग, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, परिवहन क्षेत्र। ऑप्शन सी सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं। जी बिल्कुल, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वो सबसे ज्यादा SO2 उत्सर्जित करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक रंगहीन तीव्र गंध वाली गैस है जो मुख्यतः कोयला, तेल, सल्फर युक्त ईंधन से दहन से उत्पन्न होती है। यह गैस वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक है। अम्ल वर्षा, श्वसन रोग और वातावरणीय धुंध का कारण बनती है। ठीक है ना। भारत में इसका 80% से अधिक उत्सर्जन कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से होता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा SO2 उत्सर्जक है, पहला चीन है। याद रखिएगा, इसे नियंत्रित करने के लिए FGD यानी फ्यूल गैस, इसे नियंत्रित करने के लिए FGD यानी कि फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन तकनीकी अनिवार्य की गई थी 2015 में। जुलाई 2025 में सरकार ने 10 किलोमीटर से दूर प्लांट्स को इससे छूट दे दी, जिससे यह फिर मुद्दा चर्चा में आ गया है। फिलहाल जो भी हो, सल्फर से बेसिक क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता हो तो एक बार प्लीज अपने किसी एक मित्र के पास शेयर कर दीजिए और मेरा सहयोग कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप पहली बार विजिट किए हो तो, और जो टॉपिक आपको समझ में आया हो उसके लिए मेरा प्रोत्साहन करके कमेंट कर दीजिए, और जो समझ में ना आया हो एक बार उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिए, मैं पूरा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये रहे आज के बहुत टॉप जो 5 टॉपिक से, या जो पूरे वीकली में जो फिर चर्चा में रहे, उन टॉपिक को मैंने मिला करके वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार फिर से कहता हूँ शेयर करिएगा जरूर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।